डाल डाल पर सोने चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं महावीर कहार स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल नैनवा से आपके लिए एक इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसको हम टेंस बोलते हैं। अभी देखो, आपने सबने टेंस पढ़े हो, छोटी क्लास से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हो। आज हम जो सीखेंगे बिल्कुल नया होगा आपके लिए और बहुत ही ऑथेंटिक होगा। देखो, एक चीज़ समझते हैं अपन, टेंस होते क्या है। हम इसका गलत मीनिंग लगाते हैं। देखो, टेंस अ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ ए वर्ब। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो क्या करती है, डिनोट करती है, बताती है, क्या बताती है, टाइम। यानी कि टाइम को बताने के लिए जो वर्ब की फॉर्म बनेगी वो टेंस बनेगी। देखो, मैं आपको एक एक फॉर्म के को लेकर हम बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास में वर्ब की फॉर्म होती है, जितनी भी आपको पता है वैसे 5 होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, इसको आप नोट कर लीजिए। टेंस की मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच यूज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। यानी टेंस वर्ब की वो फॉर्म है जो टाइम के अनुसार, इन टाइम के अकॉर्डिंग यूज होती है, उसे हम टेंस कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, आपको मैं अंडरलाइन करके नोट करवा रहा हूँ कि एक फॉर्म ऑफ ए वर्ब, ये टेंस का कोई मीनिंग नहीं होता है। आप हिंदी में अर्थ लगाते हो काल होता है, नहीं, ये गलत बात होगी आपके लिए, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो आप। अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ओनली अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का रूप है। फॉर्म का अर्थ रूप मानते हैं अपन, इसको फॉर्म को रूप बोलते हैं, यानी क्रिया का रूप होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारी क्रिया की फॉर्म होती है, हम फर्स्ट फॉर्म को पहले लेते हैं। इसको हमें क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे। ये इसका नाम प्रेजेंट फॉर्म है। अब प्रेजेंट फॉर्म क्या होगी, प्रेजेंट ही टाइम बताएगी। अब याद करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की जो पहली फॉर्म होती है उसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट ही टाइम बताते हैं। इसके बाद हमारी सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये केवल इसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं और ये हमारा पास्ट टाइम बताती है। याद कीजिए, केवल सिंगल एकमात्र पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है। ये पास्ट टाइम बताती है, ये पास्ट टाइम को बताती है। आप इन दोनों को मेरे साथ नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अपन थर्ड फॉर्म की तरफ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, मैंने दोनों फॉर्म के आपके लिए इंग्लिश में इनको क्या नेम देते हैं, सारी बातें बताई। हम थर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड फॉर्म क्या काम करती है हमारी, इसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसका नाम आपको बता दूं। इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और देखो, याद कीजिए, जब भी परफेक्ट होगा, यानी परफेक्ट टाइम को बताएगी। ये किस टाइम को बताएगी, परफेक्ट टाइम को। ये परफेक्ट टाइम को बताएगी हमेशा के लिए। जब भी थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट को बात करती है। परफेक्ट का अर्थ होता है पूरा होना, ये परफेक्ट की बात करती है। हम चौथी फॉर्म की तरफ चलते हैं, फोर्थ फॉर्म की तरफ। ये इसका नाम क्या है इंग्लिश में, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। आपके सामने एक नया टर्म आया है, पार्टिसिपल क्या होता है, मैं भी अभी क्लियर कर रहा हूँ। ये देखो, ये कंटिन्यूस को बताती है, कंटिन्यूस टाइम को बताती है। और आप इसे वापस नोट कीजिए, यहाँ से देखिए, थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, परफेक्ट टाइम को डिनोट करती हैं। फोर्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ये कंटिन्यूस टाइम बताती हैं। याद करो, आप जब भी कंटिन्यूस आएगी तब भी क्या होगा, कंटिन्यूस यानी ING वाली फॉर्म होगी और आपको ये कंटिन्यूस में ही इसका यूज होगा। हम इसकी एक फोर्थ फॉर्म होती है
देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। ग्रामरिस्ट ये बताते हैं कि इसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे, यानी सिंगुलर फॉर्म की तरह यूज करेंगे, यानी फोर्थ फॉर्म, इसको हम फिफ्थ फॉर्म, इसको हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन है, लेकिन आप इसको सिंगुलर फॉर्म याद रखिए। और ये क्या करती है, देखो सुनो, ये हमारे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को फुलफिल करती हैं। और वर्ब की जो एम की फर्स्ट फॉर्म यानी वी फर्स्ट है उसमें हम एस या एस प्लस करते हैं, तो उसको हम सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। आपने यहाँ से एक चीज़ नोट कीजिए आप, हम वर्ब में जैसे मैंने यहाँ पर राइट लिखा, तो राइट को अगर हम नंबर की बात करें कि किस नंबर में ये, तो ये प्लूरल नंबर में है, राइट प्लूरल नंबर में है। अगर वर्ब है, वर्ब हमेशा अपनी बेस फॉर्म प्लूरल नंबर लेकर रहती है, और यदि हम इसमें एस या एस प्लस करते हैं तो ये सिंगुलर बन जाती है। जबकि नाउन में उल्टा सिस्टम है, अगर नाउन में हम एस या एस प्लस करते हैं तो प्लूरल फॉर्म बनती है और उसकी बेस फॉर्म सिंगुलर होती है। आगे बढ़ते हैं, देखो सुनो, आपको मैं एक उदाहरण लेकर इन सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। देखो हमने बात की थी प्रेजेंट फॉर्म की, मैं राइट वर्ब को लेता हूँ, ये हमारी प्रेजेंट वर्ब है, और इसी की अगर हम इसको फर्स्ट नेम देता हूँ, फर्स्ट फॉर्म, आप इसको समझ लेना। सेकंड होती है रोट, ये हमेशा केवल पास्ट में आती है काम। इसकी थर्ड होती है रिटर्न। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा, देखो मैंने पार्टिसिपल वर्ड का यूज किया था यहाँ पर, ये थर्ड फॉर्म है हमारी, और राइटिंग ये फोर्थ है, और इसकी जो राइट्स हैं इसको हम फिफ्थ फॉर्म का नाम दे सकते हैं। ओके, देखो अब इन दोनों जगह पर मैंने पार्टिसिपल का यूज किया था। देखो पार्टिसिपल क्या होते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं, नया टर्म है आपके लिए। पार्टिसिपल, पहली बात आप समझिए, देखो जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर हमने, ये हमारी वर्ब है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये है, और एम की फर्स्ट में आईएनजी लगी हुई, तो ये यहाँ पर ये वर्ब है और कंटिन्यूस की बात कर रही है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ, से ही गिव मी रिटर्न नोट, या गिव मी ऑल रिटर्न नोट्स। अब यहाँ समझिए, ये हमारी ये वर्ब है, तो ये थोड़ी वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, ये पार्टिसिपल है। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि वर्ब की वह फॉर्म, ये दोनों देखिए, वर्ब की वह फॉर्म जो कभी कभी वर्ब का काम करे और कभी कभी एडजेक्टिव का काम करे। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। अब क्यों है एडजेक्टिव, इसको समझते हैं। मैं इधर वाले पोर्शन को इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ देखते हैं अपन, मैंने इन दोनों को आपको पार्टिसिपल क्लियर कर रहा हूँ। मैं पार्टिसिपल क्या काम करते हैं, मैंने कहा कि आप एन एडजेक्टिव प्लस अ वर्ब, यानी कि वर्ब की वो फॉर्म जो कभी कभी एन एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव विशेषण का काम करे, कभी कभी वर्ब का काम करे, उनको हम पार्टिसिपल बोलेंगे। पार्टिसिपल दो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ देखो ये हमारी वर्ब है, तो ये मैंने कहा कि ये विशेषण है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो कैसे पहचानने में आया, क्योंकि ये हमारी नाउन है। देखो आगे हम इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए इस टेबल को देखते हैं। और देखो आप सब जानते हो कि हमारे पास में टेंस के 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 टाइप होती है, और इनके जो सब डिवीजन है वो 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो हमने अभी बात की थी कि जहाँ पर भी कंटिन्यूस आएगा वहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म जरूर आएगी। क्लियर बात, ठीक है साहब। जहाँ पर परफेक्ट होगा वहाँ पर क्या होगा, थर्ड फॉर्म जरूर आएगी। थर्ड फॉर्म की बात की थी हमने, परफेक्ट में काम आती है। और इधर इंडेफिनिट में कुछ चेंज है, उसको हम लेकर डिस्कस करते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करते हैं, ये प्रेजेंट है, इसको प्लस करने पर हमारे पास में एक टेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एम वी की फर्स्ट यानी वी फर्स्ट या वी फर्स्ट के साथ में हमें एम वी फर्स्ट और एस या ई एस,
ये वाली फॉर्म हमारे काम आएगी। यदि इसी का नेगेटिव है तो यहाँ पर हमें डू और डज के साथ में नोट प्लस करना होगा। आप इसको एक बार कंप्लीट याद कीजिए, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें थे अपन, तो यहाँ पर एम वी फर्स्ट या एम वी फर्स्ट में SEIS, और अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू डज के साथ में नोट आएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। पास्ट की हम बात करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट में ओनली पास्ट फॉर्म काम आती हैं, जिसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म काम आएगी, और यदि हमें इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने हैं, यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू डज का यूज करेंगे। और यदि पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, देखो इन दोनों को प्लस करके देखो आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो सेकंड फॉर्म काम आएगी, जिसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं। यदि हम इसका नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट काम आएगा हमारे लिए, और डिड नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगी एम वी फर्स्ट यानी V1 की बात करते हैं अपन। यदि इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड काम में आएगा, और डिड के साथ में V1 का यूज करेंगे। अगर इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर का इंडेफिनिट देखते हैं, फ्यूचर का इंडेफिनिट देखते हैं, फ्यूचर के साथ में हम इंडेफिनिट को प्लस करते हैं। प्लीज कीप साइलेंट। फ्यूचर के साथ में यदि इंडेफिनिट को प्लस करते हैं तो हमारे मॉडल सेल या विल का यूज होगा, यहाँ पर सेल या विल, और इसके प्लस में हम V1 का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो फ्यूचर टाइम बताएगा, और फ्यूचर टाइम बताने के लिए सेल और विल का हम यूज करते हैं और V1 का यूज करेंगे। वापस देखते हैं, इस बात को रिपीट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें वर्ब की V1 यानी MV1 और MV1 में SIS लगाना है। ये कैसे लगाना है हम बाद में बात करें, लेकिन पहले इस टेबल को हम इस कंप्लीट लर्न कर ले। यदि इसी का नेगेटिव है तो डू डज के साथ में नोट लगाएंगे, और यदि इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू डज के साथ में फर्स्ट फॉर्म। जब भी देखो सुनो, ये हमारी फाइनाइट वर्ब होगी, ये सारी जैसे सुनो ये हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब के बाद में यदि दूसरी वर्ब आती है तो वो हमेशा MV1 में यानी V1 में लिखी जाती हैं। फाइनाइट वर्ब आई तो V1 में होगी, तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो इनके दोनों के बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर वापस देखो, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हम, और यदि हमें इसी का नेगेटिव बनाना है तो डिड नोट के साथ में V1 का यूज करेंगे, और यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड के साथ में V1 का यूज करेंगे। और इन जहाँ पर भी डिड आएगा डिड के साथ में फर्स्ट V1 का यूज करेंगे। इसका कारण है क्योंकि ये हमारी फाइनाइट वर्ब हुई तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, या समझिए बेस फॉर्म आएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं अपन, तो सेल या विल के साथ में V1 आएगी। अब कंटिन्यूस की जहाँ बात हुई, कंटिन्यूस में आपको एक बात क्लियर होगी कि ING वाली फॉर्म जरूर आएगी सभी कंटिन्यूस में, यानी V1 प्लस ING का यूज करेंगे अपन, V1 प्लस ING, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी, वो हम बाद में बात करते हैं। देखो सुनो, V1 प्लस ING, यहाँ पर भी V1 प्लस ING, इस बात को समझ गए होंगे आप। अब देखो हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। देखो सुनो, अगर हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूस है तो यहाँ पर हमें बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती हैं इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई भी एक, ये हमारा सब्जेक्ट बताएगा कि कौन सी आएगी। मैं इसको दो पार्ट कर देता हूँ, आप इसको समझ जाओगे। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और V1 में ING प्लस करेंगे। जहाँ पर भी कंटिन्यूस आएगा V1 में ING प्लस जरूर होगी। और यहाँ पर देखो इन दोनों का यानी इन तीनों का हमें फास्ट फॉर्म बनानी है, तो फास्ट फॉर्म ये बनेगी वॉज या वर, और V1 प्लस ING हमारा फिक्स रहेगा। यानी कि सीधे सा अर्थ हुआ कि फास्ट कंटिन्यूस की अगर हम बात करते हैं, फास्ट कंटिन्यूस की, तो वॉज वर के साथ में V1 प्लस ING होगी। अब यहाँ देखिए सुनो, हमारे पास में ये मॉडल है, हमारे ये मॉडल है सेल और विल। मॉडल के बाद में V1 आती है, तो V1 आती है, लेकिन हमारी यहाँ पर देखो सुनो, फ्यूचर कंटिन्यूस में सिखा रहा है कि V1 प्लस ING होना चाहिए, और लेकिन हमारे पास में हमारे जो मॉडल है हमें ये सिखाते हैं कि हमारे पास जस्ट हम मॉडल के ठीक बाद में V1 हो, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, जबकि ये ING की बात कर रहा है। तो इन दोनों का जो डिस्प्यूट हुआ उसको हल करने के लिए क्या हुआ, देखो सेल या विल के साथ में सेल या विल आएगा, और इन दोनों के साथ में प्लस होगी B, यानी सेल और विल के साथ में प्लस होगी B। तो B क्या हुआ, देखो B हमारी फॉर्म बेस फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म है। सेल और विल मॉडल डिमांड कर रहे हैं, सेल और विल दोनों मॉडल हैं, ये इनकी एक मांग है कि हमारे बाद में V1 होनी चाहिए, तो ये V1 हो गई। और हमारा कंटिन्यूस बोल रहा है कि V1 प्लस ING होनी चाहिए, तो ये इसकी भी फुल रिक्वायरमेंट्स थी, इसने फुलफिलमेंट्स कर दी, यानी पूरी कर दी। V1 प्लस ING और सेल और विल के साथ में B, तो यहाँ पर हमारी पूरी कंडीशन
कंप्लीट हो गई, कोई डिस्प्यूट नहीं रहा इनके बीच में। मॉडल डिमांड करते हैं V1 की तो V1 आ गया, कंटिन्यूस डिमांड करता है V1 प्लस ING तो V1 प्लस ING हो गया। आगे बढ़ते देखो सुनो, प्रेजेंट के परफेक्ट की तरह चलते हैं। मैंने परफेक्ट की जब बात की थी तो V3 की बात की थी, यानी V3 हमेशा परफेक्ट में आएगा। V3 का यूज कब होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी देखिए आप V3 परफेक्ट में जरूर आएगा। तो हमारे तीनों जो कॉलम है उनमें V3 जरूर आएगा। ये क्लियर हो गई बात। V3 के बिना हमारा परफेक्ट पूरा नहीं होगा। अब देखो हम जब भी परफेक्ट लिखेंगे तो जो हमारे हैव हैं उसकी फॉर्म हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आएगी, तो प्रेजेंट में ये दोनों आएगी। इन दोनों का पास्ट बनाते हैं हम। तो देखो सुनो, यानी यहाँ पर हेड बनेगा तो हेड प्लस V3, ये हमारा फ्यूचर पास्ट परफेक्ट होगा। और हम फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमारा परफेक्ट बोलता है कि मेरे बाद में V1 होनी चाहिए, और परफेक्ट के साथ में देखो सेल, इस डिस्प्यूट को हल करने के लिए सेल और विल के साथ में अगर हम हैव प्लस कर देते हैं, इन दोनों के साथ में हैव प्लस कर देते हैं तो हमारी पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आ सकती। V3 कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती। आप एक बार विचार करके देखिए, V3 कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। तो ये हमारी दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके साथ में V3 आई, कंप्लीट इसने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी। यहाँ पर इसका पास्ट है तो हेड बना दिया, यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी। वापस मैं मेरी बात को रिपीट करता हूँ, सेल और विल मॉडल है, मॉडल के बाद में V1 होना चाहिए तो ये V1 है, और इस V1 के कारण यहाँ पर V3 हुई। तो हैव प्लस करने पर परफेक्ट का पूरी रिक्वायरमेंट्स होगी। वापस देखते हैं पानी दे, देखो परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। जहाँ पर भी कंटिन्यूस आया तो V1 प्लस ING, यहाँ पर भी V1 प्लस ING, और यहाँ पर भी V1 प्लस ING, क्योंकि कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो V1 प्लस ING हमारा। हम MV1 की बात करते हैं। देखो MV1 का यूज कब करते हैं, यानी V1 का यूज कब करते हैं, इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। इसका जो पहला यूज होगा, फर्स्ट यूज होगा वो प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका यूज करेंगे। और देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका यूज होगा कब होगा, विद प्लूरल सब्जेक्ट। आप इसे याद रखिए, विद प्लूरल सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारा नया टॉपिक है, उसमें नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इसके बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने यहाँ पर एक चीज सीखी है, यहाँ पर हम इसका यूज प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। नेक्स्ट चीज देखते हैं, सभी मॉडल्स के साथ में, यानी हमारे मॉडल्स कहाँ पर होंगे, मॉडल्स के साथ भी इसका यूज करेंगे। यानी मॉडल्स के साथ में V1 का यूज होगा हमेशा के लिए। मॉडल्स के ठीक बाद सभी मॉडल्स मतलब आप 13 होते हैं, उनके साथ में हम V1 का यूज करेंगे। थर्ड कंडीशन यहाँ पर डिड नॉट या डेड के साथ में, डिड नॉट या डेड के साथ में, ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है इनका, ये इनके साथ में हम V1 का प्रयोग करेंगे। यानी डिड के साथ में V1 आएगी पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हम डिड नॉट के साथ में V1 का यूज करेंगे। ये चीज आप क्लियर हो गई। देखो इसके साथ भी V1 का यूज करने की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इंफिनिटिव्स में करते हैं, वो सारे रूल्स होते हैं इंग्लिश में, उनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम आगे वाली क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, देखो मैं MV2 का बात करता हूँ। MV2 का यूज कब होता है, पहले इसका नाम आपने समझ लिया होगा। पास्ट फॉर्म होती है, ये पास्ट फॉर्म होती है, MV2 पास्ट फॉर्म होती है। और इसका यूज देखो हमारे इंग्लिश ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट, ओनली पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये पास्ट टाइम को बताती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज होता है, यानी सेकंड फॉर्म का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। आप ऐसे याद रखिए, ये पास्ट का सेकंड है, पास्ट का सेकंड है, सभी परफेक्ट में तब V3 आती है, और सभी कंटिन्यूस में V1 प्लस ING आती है। यहाँ आप समझ गए इसी को, हम V3 की बात करते हैं। देखो V3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, यानी जो हमारी थर्ड फॉर्म होती है उसके बहुत सारे यूजेज हैं, इनके बारे में हम आज क्लियर करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और अच्छी ग्रामर की जानकारी लेंगे। देखो V3 की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। पार्टिसिपल के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर किया था, आप उसको समझ लेंगे। पास्ट पार्टिसिपल देखो, इसका सबसे आपको एक चीज याद रखनी है,
V3 बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी नहीं आ सकती। अब हमारे पास में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जिनके साथ में इसका यूज किया जा सकता है? सभी के साथ में किया जा सकता है। देखो हैव, हैज और हैड, हैव, हैज और हैड। जब हमारी ये हेल्पिंग वर्ब होती है इन सबके साथ में V3 का यूज करते हैं। इनके साथ में प्लस होगा, आप मेरे साथ नोट करते जाइए। यानी सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में V3 का यूज होता है। यहाँ पर हमारी हैव, हैज और हैड के साथ में अब हमारे सभी हेल्पिंग वर्ब्स देखो, जैसे बी की फॉर्म है, आप यहाँ पर समझिए बी की फॉर्म होती है एज, आर, एम, वॉच, वर। ये पास्ट, ये दोनों पास्ट की है, तीनों प्रेजेंट की है। इनके साथ बी के साथ में और भी जैसे इनके साथ में कब होगा साथ और केवल बी के साथ में जब पेसिव हो, यानी व्हेन पेसिव, पेसिव वॉइस। मैं आपको ऐसे कोष्टक में लिखने का मतलब मेरा मतलब हुआ कि ये तो ऐसे के साथ में और पेसिव होगा तब हम इनके साथ में इसका यूज करेंगे V3 का। ओके, आगे देखते हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आती है। अब पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखकर इसको क्लियर करूंगा। पास्ट पार्टिसिपल में मैं हिंदी लिख देता हूँ, बड़े लिखता नहीं, मैं किसी भी नाउन से पहले, किसी भी नाउन से पहले, किसी भी नाउन से पहले हम इसका यूज करेंगे। किसी भी नाउन से पहले यूज होता है और जब वह एडजेक्टिव का रोल प्ले करती है, रोल, एडजेक्टिव का रोल प्ले करती हैं। आप इसे समझिए, एडजेक्टिव का रोल प्ले करती हैं। अब देखो कैसे, मैं आपको इसके नेक्स्ट में सेंटेंस लिखकर उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे पर, और मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, सभी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर तीन हेल्पिंग वर्ब विशेष है जो परफेक्ट में यूज होती है। इनके साथ में V3 का यूज होगा और बी की सारे फॉर्म में इनके साथ भी V3 का प्रयोग होगा। आप यहाँ पर बी और बी मोर नोट कर लीजिए। बी ये पेसिव में आती है, पेसिव में V3 का यूज करते हैं पेसिव वॉइस में। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पेसिव वॉइस। पास्ट पार्टिसिपल में किसी भी नाउन से पहले यूज होता है और जब वह एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो V3 की पहचान कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। कहां पर ये मेन वर्ब का रोल करेगी और कहां पर इसको हम पार्टिसिपल मानेंगे। आगे देखते हैं उसको। यहां पर देखो हमने एक चीज लिखी, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। यहां पर हम इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। हैज कंप्लीटेड, हैज हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर V3 का यूज हुआ है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है। क्लियर होगी बात? अब इसे समझिए, आगे देखते हैं। सुनो, मैंने अभी सेंटेंस लिखकर आपको समझाने की कोशिश की थी, मैं उसी को वापस रिपीट करता हूं। जैसे ही गिव मी ऑल द रिटन नोट्स। अब इस वाले सेंटेंस में हम देखते हैं, देखो यहाँ पर ये V2 है, पास्ट पार्टिसिपल की, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है आगे SVO मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये समझिए, ये इसकी वर्ब मेन वर्ब है, तो फिर यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है, नोट्स नाउन से पहले आए हैं और एडजेक्टिव है। और मैंने आपको बताया जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 एडजेक्टिव का काम करेगी तो वह कौन क्या होगी, पास्ट पार्टिसिपल होगी। ये पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव का रोल है, यहाँ पर ये मेन वर्ब नहीं है। देखो पेसिव में कैसे यूज होता है, जैसे अ लेटर was written by him। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, a letter was written by him, तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब है और पेसिव बना हुआ है। पेसिव कैसे बना हुआ है इसको समझते हैं एक मिनट के लिए। देखो हमारी ग्रामर क्या बताती है कि वर्ब का सब्जेक्ट उससे पहले होना चाहिए। अगर ऐसा फॉलो किया गया है, ऐसा हमें लगता है कि वर्ब का सब्जेक्ट उस वर्ब से पहले है तो वो एक्टिव है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि उस वर्ब का सब्जेक्ट उस वर्ब के बाद है तो पेसिव होगा। अब देखो यहाँ पर लिखने का काम कौन करेगा, ही का ही बना हुआ है, तो ये तो हुआ सब्जेक्ट जो सब बाद में आया है।
V1 प्लस ING की बात करते हैं। देखो V1 प्लस ING का यूज कब होता है? V1 प्लस ING की बात करते हैं। देखो अब इसका यूज कब होता है, पहले इसका नाम जान लेते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। अब सबसे फर्स्ट मुझे देखो V1 प्लस ING कब होता है? सभी कंटिन्यूस में, यानी कंटिन्यूस प्रेजेंट का हो तो ठीक, सभी कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है, सभी कंटिन्यूस में यूज होता है। इसका सिंपल मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूस प्रेजेंट का हो तो ठीक, और पास्ट का हो तो ठीक है, फ्यूचर का हो तो सभी कंटिन्यूस में इसका यूज होगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में भी यहाँ तक जहां पर भी कंटिन्यूस की बात आती है V1 प्लस ING का यूज होगा। अब देखो नेक्स्ट यूज क्या होता है इसका? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यानी इसका यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इसका यूज होता है जब यह किसी न किसी नाउन से पहले आकर एडजेक्टिव का रोल प्ले करती हैं। एडजेक्टिव का रोल प्ले करती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिखकर इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इसे नोट कर लीजिए। पार्टिसिपल का यूज करती है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। बार बार मैं इस वर्ड को बोल रहा हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अगर हम इंग्लिश की ग्रामर को बेसिक से पढ़ेंगे तो हमारा बहुत सारा इंप्रूवमेंट होगा। उसे याद रखिए। देखो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हूँ कि ही इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर जो राइटिंग आई है ये V1 प्लस ING है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में आए हैं। और हेल्पिंग वर्ब में ये बता रही है कि ये कंटिन्यूस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस है। यहाँ पर किसका रोल किया इसने? MV का। V1 प्लस ING ने मेन वर्ब का रोल प्ले किया पर। और मेन वर्ब कैसे पता लगा कि हेल्पिंग वर्ब आई है? तो आप एक बात समझ लीजिए कि जब भी कंटिन्यूस की बात होगी हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब के साथ में V1 प्लस ING होगा। अब देखो पार्टिसिपल कैसे बनता है इसे? आई सा फ्लाइंग काइट इन द स्काई। आई सा फ्लाइंग काइट इन द स्काई। देखो यहाँ पर ये वर्ब V2 है, यानी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लाइंग है ये वर्ब नहीं है, ये काइट जो नाउन है उसके आगे आई यहाँ पर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है। सिंपल सी बात है, नाउन से पहले जो आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। अब देखो सुनो, ये तो हुई बात साहब। एक और इसका रोल है जेरेंट के रूप में। देखो जेरेंट एक नई टर्म है आपके लिए, जेरेंट के रूप में। ये जेरेंट को नाउन मानेंगे, जेरेंट के रूप में V1 प्लस ING का यूज होता है। V1 प्लस ING के रूप में इसका यूज होता है। आप इसे समझिए, इसको क्लियर कर लिया आपने। आगे जेरेंट की बात करता हूं। V1 प्लस ING का यूज हम जेरेंट के रूप में करते हैं। जैसे यहां पर देखो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां पर हम एक सेंटेंस लिखा हमने और यहां पर ये हमारी वर्ब है। वर्ब से पहले सीधी सी बात है, बस हम समझते हैं वर्ब से पहले कोई ना कोई जो भी आएगा सब्जेक्ट हो। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। सीधी सी बात है। प्रोनाउन तो है नहीं, ये नाउन है। और नाउन की जगह पर क्या लिखा हुआ है? V1 प्लस ING। तो V1 प्लस ING
यहाँ नोट कर लीजिए V1 प्लस आईएनजी का यूज वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वह जरेंट होता है। यानी कि जहां पर ये नाउन या प्रोनाउन का यूज, नाउन और प्रोनाउन का काम करे, वो क्या होता है, V1 प्लस आईएनजी जरेंट होता है। और जरेंट क्या होती है, नाउन होती है। ये सब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट हो तब भी क्या होगा, जरेंट ही होगा। यदि V1 प्लस आईएनजी का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए। सब्जेक्ट आपने समझ लिया, ऑब्जेक्ट के लिए मैं अगला सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। ये उस वाले रूल को लिखिए। V1 प्लस आईएनजी का यूज वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो वह जरेंट होता है। ओके, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं अपन। देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। यदि हम ऐसा कहें जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, आप सब जानते हैं स्मोक वर्ब है, कैसे बना साहब, ये स्मोक वर्ब है, स्मोक में आईएनजी प्लस किया और क्या बना, स्मोकिंग बना। और स्मोकिंग क्या काम कर रहा है इस सेंटेंस में, हमारे पास में ऑफ जो प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहां पर इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट को क्या बनेगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, का काम कर रहा है। इस सेंटेंस को मैंने एनालिसिस किया तो ये हमारे पास में कंक्लूजन मिला। यहां देखिए ये वर्ब है और आगे बढ़ते हैं, ये वर्ब नहीं है, ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के किस चीज की डिमांड करते हैं, या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो यहां पर हमें V1 प्लस आईएनजी मिला और V1 प्लस आईएनजी ने किसका काम किया, जरेंट का, क्योंकि ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। देखो आगे हम V5 की वर्ब की पांचवी फॉर्म की बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। इस तरह से धीरे धीरे हमारा सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और हम अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी। देखो यहां पर हम V5 की बात करते हैं। V5 का यूज कैसे होता है हमारे लिए, V1 प्लस एस से ये फॉर्म बनती है और इसको हम सिंगुलर फॉर्म बोल सकते हैं और हमें बोल देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा कंफ्यूजन, लेकिन आप ऐसा चलो उसको सिंगुलर फॉर्म बोलिए। यहाँ पर मैंने कुछ नाउन्स लिखी है, बुक है, पेन है, क्लास है, टीचर है, ये सारी की सारी कौन सी फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में है। यदि हम इनमें एस या एस प्लस करते हैं तो कौन सी फॉर्म बनेगी, प्लूरल फॉर्म बनेगी। जैसे बुक से बुक्स बना, प्लूरल फॉर्म बनेगी, सॉरी प्लूरल फॉर्म बनेगी, फॉर्म बुक से बुक्स बना तो ये प्लूरल है। तो यहां पर क्या चीज थी हमारी, ये सबकी सब नाउन थी हमारे, ये सबकी सब क्या थी, नाउन थी। ये नाउन थी, अब बताओ कैसे पता लगा, इन सबका हिंदी में मीनिंग निकालते हैं। बुक पुस्तक, लास्ट में क्या है, पेन, पेन को पेन बोल सकते हैं, कलम बोलते हैं, क्लास कक्षा, लास्ट में क्या है, सा, न, सा, यहाँ पर टीचर अध्यापक का है। और ये सारी बातें समझ गई। मैं आपको एक वर्ड से क्लियर कर देता हूँ, वीक, रोना, ये वर्ड क्योंकि इसमें ना है, यानी जिस वर्ड का हिंदी में अर्थ करेंगे और उसके लास्ट में ना आ जाएगा उसको क्या कहेंगे अपन, वर्ब मानेंगे। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। इनको आप नोट कर लिया, आप समझ गए होंगे ये कौन सी फॉर्म में है। अब इसकी बात करते हैं। वी वर्ब है, पता लग गया आपको, क्योंकि इसका हिंदी वर्ब निकालते रोना होता है। तो जो भी वर्ब की बेस फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, वो प्लूरल होगी। यानी जो वर्ब की जो बेस फॉर्म होगी वो कौन सी फॉर्म में होगी, प्लूरल होगी। यानी वी क्या है, प्लूरल है, वर्ब है, और वर्ब है इसलिए क्या कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म में है। और प्लूरल फॉर्म में अगर हम एस या ईएस जोड़ते हैं वर्ब की कंडीशन में तो सिंगुलर बनती है और इसे हम वर्ब की पांचवी फॉर्म बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर मैंने राइट लिखा, राइट प्लूरल फॉर्म में है, वर्ब है। यदि आपने एस या ईएस प्लस किया तो ये क्या होगी, राइट्स बनेगी। और राइट्स क्या होगी, राइट्स हमारी सिंगुलर वर्ब की फॉर्म होगी। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज करते हैं।
आप सबने मेरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं नेनवा मॉडल स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को इन सारी वीडियोस को देखने की रिक्वेस्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस कोविड-19 की महामारी में हौसला बनाते हुए अपने स्टडी को जारी रखें और अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करें। थैंक्स।